जी बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है क्योंकि हम सिटी के क्लिनिकल लेक्चर्स कर रहे थे, तो उसमें हमने आज सीटी एब्डोमेन करना है। तो हम जब भी कोई प्रोटोकॉल करते हैं या हम कोई भी टेस्ट ऐसा करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी बेसिक पीछे क्या ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से हमने ये टेस्ट करना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हमने किन किन पॉइंट्स को कवर करना है। कोई भी टेस्ट जब आपके लिए आता है, चाहे वो सीटी का है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का है, किसी भी मोडालिटी का हो सकता है, तो आपने वो टेस्ट करने से पहले क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट रिकमेंड हो रहा है इसके क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं। मींस के पेशेंट जब आपके पास आएगा उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, उसको ऐसी कौन सी डिजीज होगी जिसकी वजह से हमने ये टेस्ट करना है। ठीक है, तो हम इंडिकेशंस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस करेंगे, फिर टेक्निक करेंगे, उसके बाद हमने कंट्रास्ट मीडिया देखना है। ठीक है, कि हम कौन सा कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं और उसका क्या रोल है सिटी में, और उसके बाद हमने 3D या फिर इंटरवेंशनल सीटी एब्डोमेन, और फिर हमने नॉर्मल और कुछ कॉमन जो पैथोलॉजीज है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम ये आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो हमने क्या करना है, अगर कोई हेपेटिक न्यूप्लाज्म है पेशेंट को, ठीक है, मींस कि वो कोई हेपेटिक कार्सिनोमा का पेशेंट है, तो उसकी हमने स्टेजिंग करनी है। स्टेजिंग में कि जो पेशेंट आपके पास आया है, जब आप उसका टेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल उसको कोई हेपेटिक कैंसर है, ठीक है, या कोई हेपेटिक ट्यूमर है, तो उसके बाद अब कि उसी रीजन तक, उसी ऑर्गन तक लिमिटेड है या कहीं और पे एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस है पेशेंट को। अब वो मेटास्टेसिस क्या होती है, सेकेंडरी ट्यूमर्स है कि कोई मेन प्राइमरी ट्यूमर था जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गन्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मेन आपके पास कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, लंग्स में मेट्स हो सकते हैं, बोन्स में हो सकते हैं, ब्रेन में हो सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज हो तो फिर मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मेटास्टेटिक वर्कअप। ठीक है, अब मेटास्टेसिस आपने देख ली, आपको कैसे पता चलेगा, आपने कैसे मेट्स देखने हैं, आपने लंग विंडो, अगर लंग्स को इफेक्ट कर देखना है तो फिर आप लंग विंडो में देख सकते हैं, अगर आपने बोन्स में देखना है आप स्पाइन देख सकते हैं उसकी। ठीक है, ये उसकी स्टर्नम देख सकते हैं, तो बोन विंडो आप उस एरिया की बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ब्रेन में देखना तो, लेकिन आप एब्डोमेन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसके साथ ब्रेन नहीं करेंगे, तो जो रीजन आपके पास उस टाइम पे प्रेजेंट है आप उनमें देखेंगे मेट्स हैं या नहीं। अगर वहां पे हैं तो फिर डेफिनेटली हम ये भी सोच सकते हैं कि उसको ब्रेन में हो सकते हैं, लेकिन आपने उस टाइम पे ब्रेन स्कैन नहीं करना। आपने जितना आपको कहा गया आपने वही करना है, और आपने क्या करना है, उस एरिया को फुली कवर करना है। आपने ट्यूमर देख ली है, लेकिन उसको अगर मेटास्टेसिस किसी भी दूसरी जगह पे प्रेजेंट है तो आपने मेंशन करनी है, वो आपने देखने हैं। जब आप वो मेंशन करेंगे तो फिर जो डॉक्टर जिसने रिकमेंड करके आपके पास भेजा था, जो उसका कंसल्टेंट होगा, वो फिर नेक्स्ट रिकमेंड कर सकता है मल्टी ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, अगर आप पहले ही जो उसके मेट्स आ रहे हैं वो आपने पिकअप नहीं किए और आपने जो बेसिक ट्यूमर एक आ रहा था वही आपने डायग्नोस करके दे दिए, तो डेफिनेटली वो आगे फर्दर उसको देखेगा भी नहीं। फिर जब हम उसको बताएंगे कि इस ऑर्गन में मेट्स पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली फिर उसके फॉलोअप में वो देखेगा कि किसी और ऑर्गन में भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डायग्नोसिस करना है, एब्डोमिनल कोई मैसेज पड़े हुए हैं उसमें, उसके बाद कोई बाइलरी प्रॉब्लम्स हैं या फिर वास्कुलर लेजन्स प्रेजेंट हैं या फिर सस्पेक्टेड पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉम्प्लिकेशंस के पेशेंट है, एक्सीडेंट की हिस्ट्री है या कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम सीटी एब्डोमेन कर सकते हैं। अब सीटी एब्डोमेन जब हम करते हैं तो इसमें भी आगे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स किस तरह से होते हैं कि हर ऑर्गन के लिहाज से हम डिफरेंट प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं। अगर आपने लिवर के लिए करना है तो आप डिफरेंट प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे, अगर आपने स्प्लीन के लिए करना है तो आप डिफरेंट करेंगे, अगर आपने पेंक्रियास के लिए करना तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आपने गट के लिए करना है तो वो डिफरेंट होगा। और गट में भी फिर हम कहते हैं कि अगर आपने एसोफेगस के लिए करना है, या आपने स्टमक के लिए करना है, या आपने स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम के लिए करना है, तो उसके लिए भी आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ ये जर्नल हम करेंगे कि सिंपल अगर आपके पास एब्डोमेन का पेशेंट आता है तो आपने क्या करना है। ठीक है, अब अगर लिवर के लिए आता है तो उसके लिए तो डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन भी और तरह से होगी, उसका टेस्ट भी हम और तरह से करेंगे। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमने डायग्नोसिस, जब सीटी एब्डोमेन करते हैं तो हम किस किस एरिया की डायग्नोसिस करते हैं, मीन्स कि हमने कौन कौन सा ऑर्गन देखना है और उसकी हमने डिजीज को पिक करना है, जिसमें हमारे पास मेन जो आते हैं सीटी एब्डोमेन में,
लीवर आ जाता है, पैंक्रियास आ जाते हैं, ठीक है, किडनीज आ जाते हैं, एड्रिनल और स्प्लीन। अब आपने एक जनरल स्कैन किया, उसमें आपने इन चीजों को देख लिया। अब इसकी आगे कोई आपको लग रहा है कि कोई एडवांस स्टेज है या कोई एडवांस इसमें कोई पैथोलॉजी है, तो फिर आप उसके लिए स्पेसिफाइड भी आप टेस्ट कर सकते हैं या फिर आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कंट्रास्ट कब देना है? जब हमें कोई डिजीज जो है, कोई पैथोलॉजी जो वो पिक होगी। अगर आपको नॉर्मल लग रही है हर चीज तो डेफिनेटली हम कंट्रास्ट नहीं देंगे, लेकिन आपको अगर सस्पिशन है तो फिर आप उसको कंट्रास्ट देंगे, और कंट्रास्ट देने के बाद वो हमें कंफर्म हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे इस टाइप की कोई सिस्ट पड़ी हुई, या कोई मैस है, या कोई ट्यूमर है, या कोई लेजन पड़ा है, या कोई वास्कुलर उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो हमें पिक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा ऑर्गन आ जाता है? अगर वास्कुलर की हम बात करें तो एओर्टा है, ठीक है, मेन। उसके बाद एओर्टा की सारी ब्रांचेस भी आ सकती हैं, जैसे हम रीनल की बात करें या स्प्लैनिक की बात करें, ठीक है, जो एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाउल आ जाता है, लिम्फ नोड्स हैं, ओवरीज हैं, यूट्रस हैं। तो ये जो आप कहते हैं कि ये वाले जो ऑर्गन्स मेन है जिनको हमने कवर करना है, जिनकी हमने पैथोलॉजिस्ट को देखना है सीटी एब्डोमेन में, ठीक है। अब सीटी एब्डोमेन की टेक्निक के बारे में अगर हम कहें कि हम क्या करते हैं, रूटीन एब्डोमेन पेल्विस। अब आपने जब सीटी मशीन पे जाएंगे, आप डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाएंगे या रोटेशन पे जब जाते हैं, तो जब आप देखेंगे तो हम जब भी एब्डोमेन का स्कैन करते हैं तो साथ में हम पेल्विस ले लेते हैं, क्योंकि हमने जब एब्डोमेन का स्कैन करना है तो अगर सिर्फ हम एब्डोमेन लें और पेल्विस को छोड़ दें तो हमारी गट जो है वो पूरी कवर नहीं होती, ऐसे ही है, ठीक है। और बहुत सारी जो डिजीजेस होती है वो एब्डोमेन और पेल्विस में एसोसिएटेड हो सकती हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको पूरा कवर कर लेते हैं, एब्डोमेन में ही पेल्विस को भी। तो हम सिर्फ पेल्विस का अगर करना हो तो वो स्पेसिफाइड होगा कि ये यूट्रस का प्रॉब्लम है या ब्लैडर का, तो फिर हम सिर्फ उसी एरिया का लेंगे। लेकिन अगर आप एब्डोमेन की बात करें तो फिर हम उसमें हम एब्डोमेन और पेल्विस दोनों रीजन्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने इसमें कंट्रास्ट कौन सा देना है। इसमें दो तरह के कंट्रास्ट होते हैं, एक होता है ऑरल और एक होता है इंट्रावेनस। ऑरल के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देखना है, ठीक है, हमने उसका कोई भी रीजन देखना है तो उसके लिहाज से हमने पेशेंट को ऑरल कंट्रास्ट देना है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर हमने स्टमक को देखना है तो हम उसके लिहाज से पेशेंट की तैयारी करवाएंगे कि हमने उसको आधा घंटा पहले ऑरल कंट्रास्ट देना शुरू करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमने रेक्टम की करवानी है या रेक्टम का आपने स्कैन करना है या वहां पे रेक्टल कार्सिनोमा का पेशेंट है, तो डेफिनेटली आप उसको उतनी ही लॉन्ग प्रिपरेशन करवाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप पेशेंट को कहें कि आपने रात को जब खाना खा लिया या आपने लाइट थोड़ा सा फूड लेना है, ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। सुबह जब आपने टेस्ट करवाने आना है आपने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करके आना, ठीक है। फिर हमने पेशेंट को क्या करना है कि एक पानी की बोतल या 2 बॉटल्स, अब वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की पैथोलॉजी किस तरह की है, किस एरिया में है, हमने जो ऑरल प्रिपरेशन करवानी है उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेक्टम की हम बात करें तो हमें उसमें लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होता है ताकि रेक्टम तक ऑरल कंट्रास्ट में वो पहुंच जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि पेशेंट को 2 पानी की बॉटल्स में कंट्रास्ट डाल के दे देंगे कि आपने ये वाला पानी जो है वो वक्फे से पीते रहे, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो पेशेंट की गट होगी उसकी सारी लाइनिंग हो जाएगी कंट्रास्ट से। और बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि हम ऑरल कंट्रास्ट से गट की जो पैथोलॉजी है उसको पिक कर लेते हैं, हमें आईवी की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करेगा कि हम किस रीजन के लिए, किस एरिया के लिए स्कैन करें, उसके लिहाज से हमने ऑरल कंट्रास्ट देना है, ठीक है। अगर हम जनरल बात करें तो हम कहते हैं ऑरल कंट्रास्ट होता है वो स्पेसिफाई करता है किसको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, और जो इंट्रावेनस कंट्रास्ट है वो हम बाकी सारे ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 to 5 ml पर सेकेंड। अब अगर हम सीटी स्कैन मशीन के पास जाएं तो वहां पे एक इंजेक्टर होता है, ठीक है। वो जो इंजेक्टर है उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट फिल करते हैं और पेशेंट को उसके थ्रू इंजेक्ट करते हैं। उसकी जो स्पीड हमने सेट करनी है वो ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने 3 ml to 5 ml पर सेकेंड के लिहाज से पेशेंट को कंट्रास्ट देना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि 125 ml, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि हमने इतनी देनी है, लेकिन हम हर पेशेंट को उठा के ये नहीं दे देंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा अच्छा ये है कि हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वेट के लिहाज से। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, या एक अडल्ट पेशेंट है या एक ओल्ड एज में पेशेंट है, तो हम सबको एक जैसा कंट्रास्ट नहीं दे सकते,
उनके बॉडी वेट के लिहाज से हम उनको कंट्रास्ट देते हैं। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 60 kg का पेशेंट है, ठीक है, 60 kg का अगर पेशेंट है और उसको आप ऑरल भी साथ में कंट्रास्ट दे रहे हैं, उसको जब आपने आईवी देना है तो अगर आप 60 ही ml उसको कंट्रास्ट देंगे तो वो इनफ होगा। लेकिन अगर आप 60 से उसको ज्यादा देना चाह रहे हैं तो 60 to 80 ml कंट्रास्ट जो है वो 60 kg पेशेंट के लिए इनफ होता है। लेकिन हम इसका फार्मूला जो कैलकुलेट करते हैं वो हम इस तरह से कर लेते हैं कि अगर 60 kg तक है, ठीक है, 60 kg तक, तो हम उसको 1 kg पर ml के लिहाज से देते हैं। क्या 1 kg के लिहाज से 1 ml, तो 60 kg के लिए 60 ml होगा। तो अब 60 के बाद जितने kgs होंगे उसमें हम प्लस करते जाएंगे 1.5 ml पर kg के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास 70 kg का एक पेशेंट है तो उसका कितना कंट्रास्ट बनेगा? 75 ml बनेगा, क्योंकि 60 तक उसका 60 ml और उसके बाद जो अगले 10 है उसका 1.5 लेना है तो वो 15 ml हो जाएगा, तो टोटल उसका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी हम स्पेसिफाई पूरा 75 नहीं रखते, हम हमेशा रेंज में बात करते हैं। ठीक है, हम ये कहेंगे 70 to 80। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं अगर मैं 80 दूंगा या पेशेंट जो है उसको मैं इतना रेट नहीं दे सकता, पेशेंट की जो वेन्स हैं वो बारीक हैं, उसको मैंने रेट जो 2 ml पर सेकंड के लिहाज से देना, तो मुझे कंट्रास्ट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि स्लो स्पीड में कंट्रास्ट नहीं जाना। अगर पेशेंट को मैं स्पीड से कंट्रास्ट दे रही हूँ, उसको फॉर एग्जाम्पल 5 ml पर सेकंड के लिहाज से दे रही हूँ, तो आप 70 भी देंगे तो ठीक होगा। ये चीजें जो है ये हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, क्योंकि जो हम बुक में पढ़ते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है। यहाँ पे हम जब बात करें तो वो ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं कि हर जगह पे ऐसा होगा, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, अपनी मशीन के लिहाज से, अपने पेशेंट के लिहाज से उन पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, वो हम चीजें सीखते हैं प्रैक्टिस से। अब उसके बाद हमने क्या करना है टेक्निक में, सबसे पहले हम स्कैनोग्राम लेते हैं। स्कैनोग्राम का क्या होता है कि हमने एक लेआउट ले लिया, एक प्राइमरी इमेज ले लिया जिसपे हमने क्या करना है, अपनी एफओवी सेट करना है, एक बाउंड्री बनानी है कि हमने यहाँ से पहला स्लाइस लेना है, यहाँ से हमने एंड वाला स्लाइस लेना, और उसकी हम क्या करते हैं पोजिशनिंग या प्लानिंग कर लेते हैं। और प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हमने सेट करना है कि हमने कितने mm का स्लाइस लेना है। जैसे हम कहते हैं कि 10 mm स्कैन इंटरवल और 5 mm सेक्शन, किसके लिए? पैंक्रियास में। ठीक है, स्मॉल एरिया है तो हमने 5 mm का स्लाइस लेना है। सुप्रारेनल ग्लैंड है या फिर यूरिनरी ब्लैडर है तो हम वहां पे 5 mm। अब अगर लिवर है या स्प्लीन है तो वहां पे हम 10 mm का भी ले लें तो सफिशिएंट होगा, या 7 mm ले लें तो भी ठीक होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमने कवरेज कि हमने एफओवी को कितना सेट करना है, डोम ऑफ द लिवर टू द सिम्फिसिस प्यूबिस, कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, आपका एंडिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद विंडो सेटिंग, जिसमें आपके पास सॉफ्ट टिश्यू विंडो आ जाएगी, लंग विंडो आ जाएगी, बोन विंडो। मैंने आपको बताया था कि हमने जब जिस एरिया को देखना है उसके लिहाज से हमने विंडो सेट करके उस एरिया को आपने आइडेंटिफाई करना है। अब अगर हम आईवी कंट्रास्ट की बात करें तो हम जब भी कंट्रास्ट लगाना है हमने पेशेंट को नील पर ऑरल रखना है, एनपीओ रखना है, तो हमें फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है कम से कम 4 to 6 आवर्स। ठीक है, अगर पेशेंट को ऐसा कोई पेशेंट है जो कहता है कि मैं जब भी ये टेस्ट करवाता हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो फॉलो अप पे आ रहे होते हैं, मतलब हम हर 3 माह 6 माह के बाद उनको टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर हम, अब अगर वो आपको पहले से बता रहे हैं कि मुझे वोमिट हो जाती है, मेरा दिल खराब होता है, तो आप उनको थोड़ी सी लॉन्ग फास्टिंग करवा लें, 8 घंटे की फास्टिंग करवा लें। ठीक है, अगर पेट खाली होगा तो पेशेंट को वोमिट के चांसेस कम हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे मैं आपको एक बताऊं, जब मैंने अपनी मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी सिटी में, मैं जब गई थी स्टार्ट में, अब पेशेंट उसको हालांकि हमने बिल्कुल उसको गाइड करके भेजा हुआ था कि आपने जब सुबह आना है हमारे पास, क्योंकि वो एक दिन पहले आ जाते हैं बहुत सारे पेशेंट्स, तो उनको हम टाइम दे देते हैं कि आपने कल इतने बजे आना है और आपने इन चीजों को जहन में रख के आना है और इस तरह से आपने तैयारी करवानी है। अब उनको ये कहा गया था कि आपने खाना नहीं खाना, आपने कोई सॉलिड फूड नहीं लेना। ठीक है, लेकिन अगर आपको भूख लग रही है बहुत ज्यादा तो आप जूस ले लें, ठीक है, या आप पानी ले लें। अब पेशेंट ने क्या किया, उसने कहा खाना नहीं खाना, लेकिन उसने तरबूज खा लिया और माशाल्लाह से खाया भी काफी होगा। अब उसने जब उससे पूछा आपने खाना छाना तो नहीं कुछ खाया हुआ, कहते नहीं मैंने नहीं खाया। ठीक है, उसको टेस्ट के लिए हटा दिया। अब
उसका प्लेन स्कैन मैंने किया, उसके बाद डेफिनेटली वो हेपाटोमा का प्रोटोकॉल था, उसको इंजेक्टर से कंट्रास्ट दिया तकरीबन 4 ml पर सेकंड के लिहाज से। जैसे ही उसको कंट्रास्ट दिए, अब उसका स्टमक फुल हुआ था, उसने क्या किया, वोमिट की। अब वोमिट में वो रेड कलर का तरबूज आ रहा है और मुझे लगा कि ब्लड की वोमिट, मतलब मैं कंट्रोल पैनल से देख रही हूँ एकदम से। तो आपका प्रैक्टिस का भी अभी स्टार्टिंग कोई 2-4 माह मुझे हुए थे, ऐसा कोई केस मैंने देखा भी नहीं था। तो एकदम से तो पाँव हाथ पाँव फूल गए कि पता नहीं क्या हुआ है पेशेंट को। मैंने वहीं पे मशीन को स्टॉप किया, जाके पेशेंट को देखा क्या हुआ है पहले, क्योंकि दूर से वो लग रहा था कि ब्लड की वोमिट हो रही है पेशेंट को, और पेशेंट मतलब कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा उसको वोमिटिंग हो रही थी। जाके देखा, अच्छा वो तो तरबूज निकला। मैंने कहा आपने तरबूज खाया था? हाँ जी। कब खाया था? 1 घंटा पहले। क्यों? आपने कहा था खाना नहीं खाना। तो ऐसा भी हो जाता है आपके। अब क्या है कि उसको वोमिट वैसे ना होती, लेकिन क्योंकि उसने खाना खाया हुआ था या उसने कोई भी चीज ऐसी ली हुई थी जो उसके स्टमक में उस टाइम पे पड़ी थी, तो कंट्रास्ट की वजह से पेशेंट को अब्रप्टली इमीडिएटली वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि आपको स्कैन वहीं पे स्टॉप करना पड़े और आपने जो कंट्रास्ट पेशेंट को दे दिया वो जाया हो गया, क्योंकि आपने स्पेसिफाइड टाइम में पेशेंट का स्कैन करना था। जब आप पेशेंट को दोबारा से सेट करेंगे, पोजिशन बनाएंगे, डेफिनेटली वो अपनी जगह से हिल गया है, और पेशेंट को जाके थोड़ा सा स्टेबल करके आप दोबारा से स्कैन करेंगे तो वो कंट्रास्ट कहाँ का कहाँ पहुंच गया होगा, तो फिर आपको दोबारा से रीशेड्यूल करना पड़ता है उसी स्कैन को। ठीक है। अब उसके बाद हमने फास्टिंग, ठीक है, जिसमें 4 to 6 आवर्स आ जाते हैं। प्री कंट्रास्ट स्कैन। अब प्री कंट्रास्ट में कि आपने जो प्लेन स्कैन लेना होता है उसमें आपने किन एरियाज को कवर करना है, जरूर लिवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, अगर आप ये सारे एरिया कवर कर लेते हैं तो दरमियान में जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिवर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड पे ब्लैडर तक जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम ट्राइफेजिक स्कैन करते हैं, अब एब्डोमेन में मोस्टली ट्राइफेजिक स्कैन होती है या फिर 4 फेज हम ले लेते हैं। ट्राइफेजिक में हम क्या करते हैं, आर्टीरियल, वेनस और डिलेड फेज। 4 फेज अगर हम इसको कहेंगे तो हम क्या करते हैं, प्लेन स्कैन, आर्टीरियल, वेनस और डिलेड। अब डिले को हम इक्विलिब्रियम स्कैन भी कहते हैं। ठीक है, बेटा ट्राइफेजिक का मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे अभी मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइफेजिक जो है ये हेपाटोमा या फिर हम पैंक्रियाटिक जब प्रोटोकॉल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम जब आर्टीरियल फेज ले रहे हैं तो हमने वो कितने टाइम पे लेना है, अगर हमने वेनस फेज लेना है तो अब वो भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रीजन का ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिवर का ले रहे हैं तो आपने फर्स्ट हो कितने सेकेंड्स है उसमें आपने जो स्कैन लेना है वो आर्टीरियल फेज होगा। उसके बाद अगला जो स्कैन होगा वो आपने अगले कितने टाइम पे लेना है तो वो वेनस फेज होगा, या फिर हम कहते हैं कि डिलेड आर्टीरियल के आर्टीरियल के बाद वाला। ठीक है, उसको डिलेड आर्टीरियल या फिर हम वेनस दोनों कह सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम, जिसको कुछ लोग 5 मिनट में ले लेते हैं, कुछ 8 मिनट में, कुछ जो है वो 10 मिनट में ले लेते हैं, लेकिन वो होता है डिलेड फेज। और ज्यादा जो स्टैंडर्ड होता है टाइम वो होता है 8 मिनट पे, कि हम 8 मिनट पे उस टाइम से कैलकुलेट करना है कि जब आपने पेशेंट को कंट्रास्ट दिया है। ठीक है, वहां से जो एंडिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट होता है जिसमें हमने इन फेजेस को लेना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम सिंपल एब्डोमेन कर रहे होते हैं तो हम वहां पे सिर्फ क्या करते हैं, प्लेन स्कैन लिया और कंट्रास्ट के साथ ले लिया। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास फास्ट स्कैनर मौजूद है, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो हम 3 स्कैन ले लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टीरियल, वेनस और ब्लेड तीनों ले लिए। ठीक है, ताकि पेशेंट की कोई भी ऐसी पैथोलॉजी है, फॉर एग्जांपल हमने स्पेसिफिकली उसको लीवर के लिए नहीं किया था, लेकिन हम जब ये स्कैन करते हैं तो क्या होता है कि हम इस अगर कोई पैथोलॉजी वहां पे प्रेजेंट थी तो उसको पिक कर लेते हैं। अब वो पैथोलॉजी लीवर की थी, अब हमने ये देखना है ये हेमेंजियोमा है या कार्सिनोमा है, तो डेफिनेटली अगर हमने उसका आर्टीरियल और वेनस दोनों फेस लिए होंगे तो हम देख सकेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये हेमेंजियोमा हो सकता है या कार्सिनोमा हो सकता है, क्योंकि वो दोनों पैथोलॉजीज दोनों स्कैन पे डिफरेंट होंगी। अगर हम वो स्कैन ना लेते और हम सिंपल एक कंट्रास्ट वाला फेज ले लेते तो हम उसको पिक नहीं कर सकते थे, फिर हमें रीशेड्यूल करना पड़ता अपना डेफिनेटली, क्योंकि हमने लिवर के लिए नहीं किया था लेकिन उसकी पैथोलॉजी निकल आई है और ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास कौन सा ऑर्गन है, लिवर है। ये आपके पास क्या है, एओर्टा। ठीक है, यहाँ पे ये स्प्लीन नजर आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें वेसल्स नजर आ रही है जिनमें कंट्रास्ट फिल है, और एओर्टा में हमें कंट्रास्ट नजर आ रहा है, आईवीसी में नहीं इतना नजर आ रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन के ये कौन सा फेज है, आर्टीरियल फेज है।
जब एओर्टा में कंट्रास्ट कम हो जाएगा और यहाँ जो आईवीसी है उसमें कंट्रास्ट जो प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो इट्स मीन के फिर वो वेनस फेज होगा। और जब एओर्टा और आईवीसी दोनों में हमें कंट्रास्ट नजर नहीं आएगा तो वो डिलेड फेज होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास, ये अगर यहाँ पे देखें तो ये लिवर में बहुत सारे मेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और वो सारे जो है वो हाईलाइट हुए हैं, मतलब उनकी बाउंड्रीज हमें क्लियर कट नजर आ रही है। और इस टाइम पे कंट्रास्ट अगर हम देखें तो हमें एओर्टा में नजर आ रहा है, ये आईवीसी पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें कंट्रास्ट है बहुत कम, तो ये आर्टीरियल फेज है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें कोई मेन प्रोमिनेंट वेसल नजर नहीं आ रही, वेन नजर नहीं आ रही, बारीक बारीक आर्टरीज नजर आ रही है। तो इट्स मीन कि ये जो सारी पैथोलॉजीज पड़ी हुई हैं, ये जो ट्यूमर्स पड़े हुए हैं, ये आपको जो मेट्स नजर आ रही हैं, ये सारे जो वो हाईलाइट है और वो आर्टीरियल फेज से, इनको आर्टीरियल सप्लाई जा रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, ये डिलेड फेज है। कैसे? अब अगर हम यही देखें कि ये वाले जो हमें यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर आ रहे थे वो वॉश आउट नजर आ रहे हैं, वो हमें थोड़े डार्क नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू लिवर पैरेन्काइमा, क्योंकि इनमें से कंट्रास्ट जो है वो वॉश आउट हो गया, निकल गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें जो एरियाज हैं वो लाइट डार्क ग्रे आप ये कह सकते हैं, और जो नॉर्मल पैरेन्काइमा उससे ये थोड़े से डिफरेंट, क्योंकि इसका पैरेन्काइमा तो बहुत ही कम रह गया, इसमें मेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें पता चल जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये कौन सा फेज होगा, डिलेड आर्टेरियल, कि जब आर्टरीज में भी अभी कंट्रास्ट है लेकिन हमें वेन्स में भी कंट्रास्ट मिलना शुरू हो जाए, कि एक फेज खत्म हो रहा है, अगला फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ डिलेड फेज में क्या होता है कि ये जो आपको सारे मेट्स नजर आ रहे थे जो कि प्रोमिनेंट नजर आ रहे थे, कंट्रास्ट फील्ड थे, उनसे कंट्रास्ट है वो वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि उनको आर्टीरियल फेज था, आर्टरी से सप्लाई मिल रही थी। जैसे ही वहां से आर्टरी से सप्लाई निकलेगी वेन्स में जाएगी, ठीक है, कंट्रास्ट ने जब वेन्स में जाना है तो इन्होंने क्या होना है, इन्होंने वापस अपने ओरिजिनल शेप में चले जाना है या उसमें कलर में चले जाना है, ठीक है। तो ये जो हमें व्हाइट नजर आ रहे थे वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाली पिक्चर में तो आपको ये अब इतने प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रही जैसे इस तरह से नजर आ रहे थे, ठीक है। अब कंट्रास्ट मीडिया इन सिटी, कौन सा कंट्रास्ट मीडिया हम यूज करते हैं, पेशेंट शुड नॉट बी एनपीओ। इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को आपने कुछ भी नहीं देना, वो क्लियर फ्लूइड्स ले सकता है, ठीक है, पानी वगैरह ले सकता है, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही प्यासा रहेगा, लेकिन उसने खाना नहीं खाना है, मतलब सॉलिड उसने फूड जो है वो नहीं लेना है। उसके बाद कंट्रास्ट में ओरल हो सकते हैं, ओरल में पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। अब नेगेटिव कंट्रास्ट कौन सा होता है, एसआरटी पढ़ चुके हो, फ्लोरो भी पढ़ चुके हो, फ्लोरो नहीं पढ़ी, अच्छा एसआरटी पढ़ लिए। अच्छा नेगेटिव कंट्रास्ट होता है वो एयर कंट्रास्ट होता है, कि अगर हम पेशेंट को एयर जो है वो इंड्यूस करवाएं, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव कंट्रास्ट कहते हैं। पॉजिटिव कंट्रास्ट में आपके पास क्या होता है कि जब हम पेशेंट को ऑरल कंट्रास्ट देंगे, पानी में मिला के आप दे रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, यूरोग्राफिन हो सकता है, आइपामेरा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आयोनिक कंट्रास्ट, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर पेशेंट को आप सिंपल वाटर दे रहे हैं तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब उसके बाद इंट्रावेनस सेम वही आपके पास आ जाता है, जिसमें नॉन आयोनिक या फिर आयोनिक दोनों हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं, नॉन आयोनिक, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट्स कम होते हैं। पेशेंट को जो आप ये कह लें कि जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, या पेशेंट को ईचिंग होती है या उसको नोजिया हो सकता है या वोमिटिंग हो सकती है, वो आयोनिक कंट्रास्ट से ज्यादा होती है। इसलिए हम यूरोग्राफिन पहले यूज करते थे लेकिन अब नहीं यूज करते। अब जो हम यूज कर रहे हैं जैसे अल्ट्राविस्ट है, ओमनीपैक वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें अगर लेस देन 1%, तो इट्स मीन के बहुत लेस चांसेस है, लेकिन ये हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आयोनिक हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट यूज करें तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है पेशेंट, इसीलिए पहले हम पेशेंट का क्या करते हैं, यूरिया और क्रेटिनिन लेवल वगैरह चेक करवाते हैं, उसके किडनी फंक्शन वगैरह देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं। अगर प्रॉपर नहीं है या उसका यूरिया या क्रेटिनिन की वैल्यू ज्यादा आ रही है नॉर्मल से, तो फिर हम वेट करेंगे,
तब तक कि जब तक कि पेशेंट की वो जो वैल्यूज आ रही हैं वो नॉर्मल ना हो, ठीक है। अगर वो नॉर्मल नहीं होंगी तो इट्स मीन कि उसके जो किडनी फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, और पेशेंट को जो हमने कंट्रास्ट देना है वो बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होगा, किडनी से। तो जब किडनीज का फंक्शन ही प्रॉपर नहीं है तो वो एक्सक्रीट नहीं होगा, इसी वजह से हम फिर उसका टॉक्सिक जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमने पहले कंट्रास्ट जब देना है उससे पहले यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल जो चेक करवाना है। और ये नहीं कि पिछली साल 2 साल पहले की रिपोर्ट हुई है वो आपने देखी और पेशेंट आपने रीसेंट वन, ठीक है। उसके बाद अगर 3D CT की बात करें इन कंपैरिजन टू एक्सेल इमेजेस, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इमेज हमें नजर आता है, 3D इमेजिंग क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है या एनाटॉमी है वो 3D है, लेकिन जब हम एक्सेल इमेजेस लेते हैं या कोरोनल इमेजेस लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 3D इमेज की 2D पिक्चर होती है, ठीक है। तो हमने जब 3D CT बनाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इमेज आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं उसको रोटेट करके हर साइड से उसको देख सकते हैं जिस तरह ओरिजिनल हमारे पास एनाटॉमी होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से इंटरप्रिटेशन एक्यूरेसी हो जाती है, ठीक है, वर्क फ्लो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग जो है वो इनहेंस हो जाती है। डेफिनेटली जब आपके पास वॉल्यूमेट्रिक इमेज एक आ गया है तो उसमें जो सारी चीजें हैं कि आपने जो डायग्नोसिस करना है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी इंटरप्रिटेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, जो आपने डायग्नोसिस बनाया वो भी करेक्ट होगा। उसके बाद हम इन एडिशन द वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले कैन फैसिलिटेट फैमिली, डेफिनेटली उसको अगर आप 2D या फिर आप ग्रे स्केल पिक्चर दिखाएंगे और एज कम्पेयर टू 3D और कलर्ड आप पिक्चर दिखाएंगे तो उसको समझना कौन सा इजी होगा, वो जो रियलिटी से मिलती जुलती होगी, ठीक है। तो अगर आपने फैमिली की काउंसलिंग करनी है और उसका नेक्स्ट कोई ट्रीटमेंट प्लान करना है तो आप उसको दिखा सकते हैं, उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को ये मसला है, अगर हम इसको इस तरह से सर्जरी कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहां पे हेल्पफुल होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 3D पिक्चर है और ये किस एरिया की है, लंग्स की। अगर हम देखें तो ये हमें रिब केज नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ दरमियान में हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, ठीक है, इसकी ये मेजर वेसल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंटरवेंशन इन CT imaging is able to require not only set of slices but also a volume of tissue, ठीक है, कि हम इसमें सिर्फ सेट ऑफ स्लाइसेस नहीं लेते, इसमें हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं जिसके साथ फिर हम रियल टाइम 3 डायमेंशनल डिस्प्ले जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी हाई स्पेशल रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या है, CT गाइडेड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ड्रेन डली हुई है जिसको हमने क्या किया, CT से हमने उस एरिया को लोकेट किया और उसके थ्रू हमने जो है वो ड्रेनेज जो है वो डाल दी, जैसे हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड डालते हैं कि अल्ट्रासाउंड आप साथ साथ कर रहे होते हैं और आपको एरिया जो है वो डिफाइन हो जाता है, आपको पाथवे जो है वो पूरा मिल जाता है और उसके बाद आप उसको उस एरिया से क्या है अंदर पिक कर सकते हैं, ठीक है। जब बायोप्सी अगर करनी हो तो नीडल अगर आपने पंक्चर करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसको CT गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में आप अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे होते हैं साथ साथ, और CT में आप उसकी लोकलाइज्ड मार्किंग कर लेते हैं और फिर वहां से उसको पिक करेंगे तो आपके पास CT आपने क्या किया, एक पूरा डिफाइंड एरिया बना लिया कि हमने यहाँ से पिक करना है, ठीक है। अब अगर हम स्टैंडर्ड इसका प्रोटोकॉल में देखें तो सबसे पहले हम ये अगर आप देखें तो ये सिर्फ एब्डोमेन है, ठीक है, कि आपका स्लाइस स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन हम रूटीन में क्या करते हैं, हम यहाँ से लेके स्टार्ट, ठीक है, पेल्विस तक हम ये पूरा ब्लैडर तक इसको ऐड कर लेते हैं। और साइड्स आपने जहन में रखनी है कि आपने पूरी जो उसकी ऑर्गन्स की साइड्स आ रही हैं, ठीक है, वो आपने पूरा ना तो बहुत बाहर लेके जाना है ना ही बहुत ज्यादा अंदर लेके जाना है, ये आपने बाउंड्री सेट करनी होती है। इसके लिहाज से जो आपके स्लाइसेस है वो सामने नजर आएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको बहुत ज्यादा बाहर रखेंगे तो फिर क्या होगा, ओवर एक्सपोजर दे रहे हैं ना पेशेंट को हम। उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा अंदर रखेंगे तो पेशेंट की जो कॉर्नर्स है वो कट जाएंगे, ठीक है। लैंडमार्क में हमारे पास ज़ीफॉइड टिप आ जाती है, स्कैन मोड स्पाइरल है, आईवी कंट्रास्ट, ठीक है। उसके बाद स्कैन डिले, जो कि हम कहते हैं कि हमने डिले स्कैन अगर करना है तो हम वो कितना कर सकते हैं। उसके बाद ऑरल कंट्रास्ट है हमारे पास, फिर ब्रेथ होल्ड, डेफिनेटली हमने
क्या करना है, पेशेंट को सांस रुकवाना है। अगर वो सांस नहीं रोकेगा और आप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन स्कैन कर देंगे तो फिर वहां पे मोशन आर्टिफैक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्लाइस थिकनेस जो हम रूटीन में रखते हैं वो 8 to 10 mm रखते हैं, लेकिन अगर आपने स्मॉल एरियाज का, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपने सुप्रारेनल ग्लैंड को देखना है या आपने पैंक्रियास को देखना है या आपने बाइल डक्ट को देखना है, तो फिर आप वहां पे उस एरिया के लिए स्कैन स्लाइस जो है वो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट लोकेशन में अगर आप देखें तो लंग बेस है, तो हमने यहाँ पे लंग का जो लास्ट वाला एरिया होता है, जो बेस होती है, उसको इसमें ऐड करते हैं। इसी वजह से हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल लिवर या पेंक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट था और उसके लंग्स में मेट्स हैं, क्योंकि ये जो हमने स्लाइसेस लिए हैं, इन्हीं स्लाइसेस के हम लंग विंडो बना के देख लें, तो हमें यहाँ पे अगर मेट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ऊपर भी होंगे। फिर हम उसको नेक्स्ट थॉरेक्स के लिए बुला सकते हैं। अगर हमने लिए ही नहीं है लंग्स और हमने लंग विंडो बना के ही नहीं देखी, तो हम इस पैथोलॉजी को मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एंड लोकेशन हमारे पास आइलिक क्रस्ट आ जाता है। फिल्बिंग में हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड जो हम जर्नल एब्डोमेन के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लंग्स के लिए, ठीक है, तो हम लंग विंडोज में यूज कर सकते हैं। अगर लिवर के लिए आप कर रहे हैं तो लिवर को आपने फोकस करके उसी एरिया के लिए स्पेशल जो फिल्मिंग होती है वो आपने करनी है, ठीक है। या बोन के लिए है, या ट्रॉमा का पेशेंट है, या एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, तो वहां पे हमने बोन विंडो को बहुत जरूर इंक्लूड करना है। ये हमारे पास होते हैं प्रोटोकॉल के लिहाज से कि पेशेंट की पैथोलॉजी क्या है, पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके लिहाज से हमने फिल्मिंग करनी है, ठीक है। बेटा आपको नींद आ रही है मुझे लग रहा है। उसके बाद फीट फर्स्ट है या हेड फर्स्ट है, दोनों ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। या तो हम पेशेंट को फीट फर्स्ट कर सकते हैं या फिर हेड फर्स्ट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो थोड़ा सा फोबिक हो रहा है या डर रहा है, तो आप उसका फीट फर्स्ट कर दें तो उसका हेड वाला एरिया जो मशीन से बाहर रह जाएगा। लेकिन अगर हेड फर्स्ट भी कर देते हैं तो मशीन से आगे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये होगा कि जब आप हेड फीट फर्स्ट करेंगे और हेड बाहर है, तो आप उसके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो साइड पे देख भी सकता है विंडो में, जहाँ पे आप कंट्रोल पैनल में बैठे हुए, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे देखें तो ये पेशेंट को स्टेबल करने के लिए कि वो अपनी टांगे ना हिलाए, आपने उसको एक स्पंज टाइप का, वो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वहां पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो उसको आप पिल्लो छोटा बहुत पतला सा होता है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। या पेशेंट, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली थॉरेक्स के पेशेंट्स ऐसे होते हैं, तो जैसे ही लेटते हैं उनको कफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो इतना सीधा नहीं लेट सकते, तो फिर वहां पे आपने पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए थोड़ी बहुत पोजीशन जो है वो वेरी कर सकती है। अब हमने ये जो सारी चीजें हैं, इसमें नॉर्मल जो एनाटमी है वो हम देखेंगे। अब जब आपने सीटी एब्डोमेन स्कैन करना है, जब आपने एक स्लाइस लेना, उस स्लाइस में आपने किस किस ऑर्गन को या एनाटमी को जहन में रखना, जो हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए। जब हमें वो नॉर्मल पता होगी कि इसकी नॉर्मल अपीयरेंस इस तरह की है, तब हम वहां पे पैथोलॉजी पिक करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, लिवर, ये क्या है, स्टमक विद ऑरल कंट्रास्ट। ये स्टमक के अंदर वो कंट्रास्ट है जो हमने पेशेंट को पानी के में मिला के दिया था, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एओर्टा, एओर्टा में कंट्रास्ट है तो सही, कंट्रास्ट है ना, आपको व्हाइट नजर आ रही है, ठीक है। अब ये पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रा आ जाता है। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये एओर्टा के साथ जो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसके अंदर आपको एयर नजर आएगी, वो क्या होगी, एसोफेगस होगी, ठीक है। अब ये जो अंदर नजर आ रही है, ये प्रोमिनेंट आपको बड़ी वेसल्स नजर आ रही हैं, ये वेन्स हैं, जिसको हम हेपेटिक वेन्स कहते हैं। जो आर्टरीज होती है वो बहुत बारीक होती है, वो इस तरह से आपको प्रोमिनेंट नजर नहीं आती, जैसे मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर में दिखाया था, ठीक है। और ये स्कैन लेवल हम देखें तो ये इस लेवल का स्ट्रक्चर है, हमारा स्लाइस है इस लेवल पे, ये वाला जो स्लाइस है वो इस लेवल पे है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो उससे नीचे वाले लेवल पे हम गए हैं, एक स्लाइस हम नीचे गए हैं, तो हमारे पास ये पोर्टल वेन्स हैं, ये आपके पास क्या है, एओर्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो राइट किडनी हमें पहले नजर आना शुरू होती है, लेफ्ट बाद में। तो ऊपर वाले स्लाइस में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, हमें राइट किडनी पहले नजर आना शुरू हो जाती है और लेफ्ट बाद में। तो राइट किडनी है, उसके साथ एड्रिनल ग्लैंड आ रहा है, ठीक है, राइट साइड पे। ये स्टमक है सेम वही आपके पास, ठीक है। ये सॉलिड कंपोनेंट हो सकते हैं जो स्टमक के अंदर हैं, लेकिन ये जो आपको व्हाइट नजर आ रही है ये ऑरल कंट्रास्ट है, ठीक है। ये साइड पे जो नजर आ रही है ये रिब्स हैं, ये आपके पास जो है ये सारी बाहर जो है ये स्किन मसल्स वगैरह आ जाते हैं जो कि एब्डोमिनल एरिया के हैं, ठीक है।
अब उससे अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो मेन वेसल्स नजर आ रही हैं, ये एओर्टा है, एओर्टा से कौन सी वेसल निकल रही है, सिलिक आर्टरी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये क्या है, आईवीसी, ये अगर आप देखें तो ये पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रही है, किडनी, राइट किडनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट किडनी का हमें थोड़ा सा पोर्शन नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। ये स्टमक आ रहा है, ये स्प्लीन आ रही है, और ये सारा जो है ये लिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे ही इसी एरिया में जब हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हमें पैंक्रियाज नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है सिगमेंटल एनाटॉमी, जो कि सिंपल, बहुत ज्यादा एनाटॉमी हमने लीवर की पहले पढ़ चुके हैं, इसको आपने जरूर जहन में रखना। उसमें फिर हमें ये पता चलेगा कि जो हम पैथोलॉजी देख रहे हैं, जो डिजीज हमें नजर आ रही है, वो लीवर के किस सेगमेंट में है। जब हमें सेगमेंट पता होगा, हमने एरिया से उस सेगमेंट को पिक कर लेना है, ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो ये तीन हमारे पास फेज हैं, नॉन कंट्रास्ट, विद कंट्रास्ट, एट आर्टीरियल, और ये पोर्टल, या जिसको हम वेनस फेज भी कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ना एओर्टा में कंट्रास्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ना ही आईवीसी में कंट्रास्ट नजर आ रहा है, लेकिन ये जो पीछे नजर आ रहा है कंट्रास्ट, ये क्या है, ये गट में ऑरल कंट्रास्ट है, ये गट नजर आ रही है, ठीक है, जिसमें आपको कहीं पे एयर और कहीं पे इस तरह से व्हाइट नजर आएगा, कंट्रास्ट नजर आएगा, कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत सॉलिड कंपोनेंट होगा, वो आपको ग्रेश नजर आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास राइट किडनी है, ये आपके पास लेफ्ट किडनी है, यहाँ पे स्प्लीन का थोड़ा सा ये पोर्शन नजर आ रहा है, ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये बैक के मसल्स आ जाते हैं, ये फ्रंट आपके पास फ्रंट एरिया आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जब हमने प्लेन स्कैन किया तो हमें यहाँ पे पैथोलॉजी लग रही है, अब हमें ये सिस्ट लग रही है, लेकिन ये कुछ और हो सकता है, क्योंकि यहाँ दरमियान में तो हमें लग रहा है कि ये फ्लूइड कंपोनेंट है, लेकिन इसकी साइड पे अगर बाउंड्री हम देखें तो ये हमें सॉलिड कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं है, और भी हमें थोड़े थोड़ा यहाँ पे कुछ ना कुछ लग रहा है कि ये नॉर्मल लीवर की तरह नहीं है, जैसे हमने पीछे देखा है, ठीक है। तो हमने जब कंट्रास्ट दिया है, तो अब अगर हम देखें तो ये हमें क्लियर कट पता चल रहा है, ये आर्टीरियल फेज है, एओर्टा में हमें कंट्रास्ट नजर आ रहा है, आईवीसी में नहीं आ रहा। और अगर हम किडनीज में देखें तो हमें कंट्रास्ट नजर आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमने ये आर्टीरियल फेज लिया हुआ है, ठीक है, और हमने पेशेंट को आईवी कंट्रास्ट दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑरल कंट्रास्ट है, लेकिन किडनीज में आपको कंट्रास्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब इसकी बाउंड्री ये बन गई, और इसको ये छोटी छोटी जो वेसल्स हैं इन्होंने सप्लाई दी है, तो जिसकी वजह से इसकी ये बाउंड्री पे हमें ये वेसल्स और पूरा ये एरिया नजर आ रहा है। जब हमने अगले फेज में गए हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरे लिवर में कंट्रास्ट है, लेकिन उस एरिया में कंट्रास्ट नहीं है, वो ब्लैक हो गया। तो इट्स मीन कि यहाँ से कंट्रास्ट जो वॉश आउट हो गया, क्योंकि इसको आर्टीरियल सप्लाई मिली थी। जब वेन्स की सप्लाई आई तो इसमें ग्रेश हो गया कलर, क्योंकि वेन्स ने बाकी लिवर को तो सारे को सप्लाई दे दी, वो व्हाइट हो गया, लेकिन इस ट्यूमर को सप्लाई नहीं मिली वेन की, तो इट्स मीन कि इसको आर्टीरियल सप्लाई मिल रही है। तो जब इसको आर्टीरियल सप्लाई मिल रही है तो ये न्यूप्लाज्म हो सकता है, ये कार्सिनोमा हो सकता है, तो इट्स मीन कि ये मैलिग्नेंट पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें अब डेफिनेटली एओर्टा में भी कंट्रास्ट होगा, वहां से खत्म नहीं हो जाता, जब हम थोड़ा डिले फेज में जाते हैं तब एओर्टा से कंट्रास्ट खत्म होता है, और उस टाइम तक वेन में भी कंट्रास्ट कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें आईवीसी भी कंट्रास्ट नजर आ रहा है, और साथ में एओर्टा में भी है, ठीक है। और ये आपको मेन जो है वेन्स नजर आना शुरू हो जाती है, यहाँ पे इस तरह की कोई वेन आपको नजर नहीं आएगी। अब अगर हम देखें तो सीटी एब्डोमेन में ये वाली जो क्या है, सप्लैनिक वेन, ठीक है। एसएम में क्या होता है, स्पीरियम मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये कौन सी है, जो यहाँ से ये एओर्टा के पास से निकल रही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, स्प्लीन है, स्प्लीन में आपको दो व्हाइट कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो वो कहते हैं ये बिनाइन ग्रेनुलोमा है स्प्लीन में, तो मींस कि ये नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कि ब्रेन का हम स्कैन करते हैं वहां पे कैल्सिफिकेशन पड़ी होती है, उसको हम इतना बॉदर नहीं करते, तो इस यहाँ पे भी ये कैल्सिफाइड टाइप का ग्रेनुलोमा पड़ा हुआ है, जिसको हम इतना बॉदर नहीं करते क्योंकि ये बिनाइन पैथोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले लेवल पे जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट टाइप की पैथोलॉजीज नजर आ रही हैं, जिसको आपने घर जाके एक दफा जरूर देखना है, क्योंकि ये वाली जो पैथोलॉजीज है जब आपको ये पता होंगी तभी हम देखेंगे कि यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये गाल ब्लैडर आपको नजर आ रहा है, ये अगर हम देखें तो ये
गैस्ट्रिक एंट्रम है, ठीक है। अब ये लिगामेंट टीरीज है, ठीक है। ये एसएमवी है, एसएमए है, ये आपके पास लेफ्ट रीनल किडनी है, ये आपके पास राइट है, ठीक है। ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है पीछे, और उसके बाद ये आपके पास स्टमक है, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास ये क्या है, राइट रीनल वेन, ये क्या है, एओर्टा, यहाँ पे आईवीसी, ठीक है। ये क्या है, राइट रीनल आर्टरी, जो एओर्टा से निकल रही होगी डेफिनेटली वो आर्टरी होगी, जो आईवीसी से आएगी वो वेन होगी, ठीक है। अब राइट रीनल वेन कहाँ पे है, जो ऊपर से घूम के आ रही है एओर्टा से, वो एओर्टा से नहीं निकली, वो एओर्टा के ऊपर से घूम के आईवीसी में जाएगी, ठीक है। तो एओर्टा से जो निकल के आ रही है वो आर्टरी है। उसके बाद ये स्टमक है, राइट कॉलन वगैरह, उसके बाद लेफ्ट कॉलन है, ये क्या है, रीनल पेल्विस, राइट साइड पे राइट रीनल पेल्विस होगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट रीनल पेल्विस होगा। ये नेट में आपको पता होगी कि रीनल पेल्विस क्या होता है, इस पे हम नहीं इतना बॉदर करेंगे। उसके बाद ये एओर्टा है, ये आईवीसी है, ये एंड तक आपको ट्रेस होते जाएंगे, उसके दरमियान में जो जो उससे वेसल निकल रही है या ड्रेन हो रही है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके पास अब गट आ जाती है सारी, और स्कैन लेवल आपको साथ साथ नजर आ रहा है कि हम किस जगह पे हैं और कौन सा हमने स्लाइस लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें कॉमन आइलिक आर्टरीज नजर आना शुरू हो गई है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर क्या होगा, एओर्टा खत्म हो जाएगी, एओर्टा हमें नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो गई है कॉमन आइलिक आर्टरीज में, ठीक है। और साथ में हमें क्या नजर आ रहा है, आईवीसी नजर आ रही है, ठीक है। ये सॉस मसल्स हैं, इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, ये भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये अगर हम देखें तो ये पेल्विक लेवल पे हम पहुंच गए, तो ये आइलिक बोन आना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल आ रही है। अब इसमें क्या हुआ, पेशेंट की पोजीशन थोड़ी सी अलाइनमेंट कम है, हिल नहीं गई, कि जब हमने पेशेंट को लेटाया है वो थोड़ा सा उसका जो अलाइनमेंट है वो कम है, तो क्या हुआ, एक बोन जो है वो ज्यादा नजर आना शुरू हो गई उस लेवल पे, और एक जो है वो मींस के पेशेंट थोड़ा सा तिरछा लेटा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे अगर जाएंगे तो आपको मसल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको ब्लैडर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपके पास एक्सटर्नल आइलिक आर्टरीज आ गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट है, ये रेक्टम है, ठीक है। ये सैक्रम बोन आ जाती है, फिर आपके पास यहाँ पे ये फीमर हेड आ जाता है, फीमर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, कंट्रास्ट फील्ड है ब्लैडर में, ठीक है। कॉमन पैथोलॉजीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास असाइटीज है, दिस वन, कि आपके पास क्या है, लिवर की सिरोसिस हुई हुई है। लिवर क्या आपको ये वैसा ही लिवर नजर आ रहा है जैसा हमने पीछे नॉर्मल में देख के आए हैं, नजर आ रहा है वैसा, तो फिर शायद आप अंधे हो गए हैं बेटा। यहाँ पे लिवर और पीछे जो हम देख के आए हैं लिवर, इसमें बहुत डिफरेंस है, इसको जाके आपने घर में एक दफा देखना है, ये आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें इससे अगर कंट्रास्ट का डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है नॉर्मल में, तो इट्स मीन कि ये अबनॉर्मेलिटी है। अब ये अबनॉर्मेलिटी कौन सी हो सकती है, कि हमें पता है कि अगर इस तरफ फ्लूइड फील्ड कोई स्ट्रक्चर हो या फ्लूइड प्रेजेंट है और वो भी एब्डोमेन के लेवल पे और वो सारे ऑर्गन्स के साइडों पे पड़ा हुआ है, तो वो असाइटिस होती है। अब वो असाइटिस को फिर हम देखते हैं कि वो किस लेवल की है, मींस कि कितनी सीवियर असाइटिस है पेशेंट को, ठीक है। नंबर 2 में अगर हम देखें तो सिरोसिस ऑफ लिवर है, और यहाँ पे स्प्लीन का साइज लिवर के साइज के बराबर ही तकरीबन पहुंचा हुआ है, तो ये स्प्लीनोमेगाली है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए, सर्जरी मेडिसिन किस लिए पढ़ते हैं हम। सिरोसिस क्या होता है, सुकड़ना शुरू हो जाता है लिवर, उसकी ये एक पैथोलॉजी है, श्रिंक होना, उसका जो नॉर्मल साइज होता है उससे वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और उसका जो नॉर्मल पैरेन्काइमा होता है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है। मतलब जिस तरह वो स्मूथनेस होती है उसकी अगर आप बॉर्डर्स की बात करें तो ये हमें स्मूथ बॉर्डर्स नजर नहीं आ रहे, ग्रेनी बॉर्डर्स नजर आ रही है। हमें बॉर्डर्स लीवर के ऐसे नहीं मिलने चाहिए थे। अगर हम यहाँ पे भी देखें, इवन यहाँ पे बेशक कोई पैथोलॉजी भी हो, तो इसके अगर आप बॉर्डर्स को ट्रेस करें तो बिल्कुल स्मूथ लाइन बॉर्डर्स है, और यहाँ साइड पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और उसके पैरेन्काइमा को अगर आप देखें तो स्मूथ पैरेन्काइमा है।
अगर हम जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं सिरोसिस में, तो वहां पे हमें ग्रेनी पैरेन्काइमा नजर आ रहा है, उसके जो बॉर्डर्स हैं वो हमें स्मूथ नजर नहीं आ रहे, उनका जो कॉन्टोर है वो स्मूथ नहीं है। HCC है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ये एक राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब ये वाला जो इमेज है ये CT का नहीं है, MRI का है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे उसको दिखाने के लिए कि जब हम MRI पे भी देखेंगे तो ये हमें इसी तरह से नजर आएगा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने कंट्रास्ट दिया हुआ पेशेंट को, दिया हुआ है, किधर है कंट्रास्ट? आपको लीवर के अंदर कोई भी छोटी मोटी आर्टरी नजर नहीं आ रही, आपको एओर्टा में कंट्रास्ट नजर नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ दिया है हमने कंट्रास्ट? ये वाला जो कंट्रास्ट है वो तो ऑरल कंट्रास्ट है जो हमें स्टमक में नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये एब्नॉर्मेलिटी पड़ी हुई है, ये ट्यूमर पड़ा हुआ है, इतना तो हमें वैसे नॉर्मल स्कैन में पता चल जाता है, प्लेन स्कैन में, तभी हम उसको कंट्रास्ट देते हैं, ठीक है। आपने ये देखना है कि यहाँ इस लिवर स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई भी छोटी मोटी आर्टरी कुछ नजर आ रहा है, कोई वेसल नजर आ रही है, क्योंकि हमने कंट्रास्ट ही नहीं दिया होगा जी। अब हेमेंजियोमा और कार्सिनोमा का डिफरेंस क्या होता है, ये कल आप लोगों ने पढ़ना है, और इनके डिफरेंस जो है वो पॉइंट्स बना के लाने हैं इन दोनों में। तो जब हम CT पे देखते हैं तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट करने, हेमेंजियोमा और कार्सिनोमा लीवर का, ठीक है, जिसको हम हेपाटोमा भी कहते हैं, कार्सिनोमा को हेपाटोमा, ठीक है। तो वरना हेमेंजियोमा लीवर का हो सकता है या फिर हेपाटोमा लीवर का हो सकता है, ठीक है, या उसको हम कार्सिनोमा भी कह सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब हम CT करते हैं तो हमने किस फेज पे इनको डिफरेंशिएट करना है, आर्टीरियल फेज पे हमें डिफरेंशिएट हो जाता है, या वेनस फेज पे डिफरेंशिएट होता है, या फिर डिलेड फेज पे होता है। हाँ जी, ये पढ़ के आना आप लोगों ने, या आप लिख भी लें, अच्छी बात है, ठीक है। ये मंडे को मैं आपसे डिस्कस करूंगी, फिर हम इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें, बेटा ये खत्म हो गया। यहाँ पे अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें तो ये आपके पास क्या है, डिलेड आर्टीरियल फेज है, क्योंकि हमें वेन्स भी मिल रही है या नहीं, मिल रही है ना। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है, लीवर का जो एरिया है या पैरेन्काइमा, उसमें हमें कंट्रास्ट नजर आ रहा है, लेकिन ये जो मेट्स पड़े हुए हैं ये हमें ज्यादा ग्रे नजर आ रहा है, तो इट्स मीन कि इनमें से कंट्रास्ट जो वॉश आउट हो गया। लेकिन हमें अब ये नहीं आपने कहना कि एओर्टा में हमें कंट्रास्ट नजर आ रहा है इसलिए आर्टीरियल फेज, आपने ये भी देखना है कि हमें यहाँ पे पोर्टल वेन्स भी नजर आ रही है, IVC भी नजर आ रही है, ठीक है। और ये जो बड़ी मेजर वेसल्स है ये हमें आर्टीरियल फेज में नजर नहीं आती। और दूसरा जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि जो मेट्स पड़े हुए हैं, जो मेटास्टेसिस डिजीज है पेशेंट की, उसको देखें, और साथ में जो उसका नॉर्मल पैरेन्काइमा उसको देखें, तो यहाँ से कंट्रास्ट जो है वो वॉश आउट हो गया और नॉर्मल पैरेन्काइमा में इस टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके पास ऑरल कंट्रास्ट है, जो वेसल्स में हमें नजर आ रहा है ये IV कंट्रास्ट है, ठीक है। ये लिवर एब्सेस है, ये इस तरह से नजर आ सकती है हमें। पेंक्रेटाइटिस क्या होता है, पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अगर पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होगी तो डेफिनेटली फिर हमें वहां पे जो इन्फ्लेमेटिक उसका पॉइंट होगा, वहां पे हमें क्या है, कंट्रास्ट की आप ये कह लें कि लाइनिंग नजर आएगी, या कंट्रास्ट जो वहां पे थोड़ा बहुत फिल होगा जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंट होगा एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास अगर हम देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पेंक्रियाज है, ठीक है। यहाँ पे ये लीवर खत्म हो गया तकरीबन, ये किडनीज है, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे से प्लेन है, ठीक है, ये सारी जो है वो गट आ रही है, ठीक है। ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये ऑर्टा है, ठीक है, ये IVC है। अब ये वाला जो एरिया है ये पेंक्रियास है। अब ये इसमें देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे हमें एब्नॉर्मेलिटी लग रही है क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्रास्ट फील्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये क्या है, इन्फ्लेमेशन इस जगह की हुई है लिवर की, ठीक, पेंक्रियास की, तो जिसकी वजह से कंट्रास्ट है वो यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ हुआ है, वो हमें प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं पेंक्रेटाइटिस। अगर CA है,
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सी है किसका, पेंक्रियाज का। तो जिसकी वजह से जो पेंक्रियाज था उसका जो एरिया है वो इतना ज्यादा ब्रॉड हो गया है, ये सारा जो है वो। अब हमने ये कैसे फाइंड आउट करना है, हमने ट्रेस करना शुरू करना है कि ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जो पैथोलॉजी आ रही है, ये जो ट्यूमर आ रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ तक जा रहा है और ये किस एरिया में प्रेजेंट। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, सिर्फ एक स्लाइस में नहीं पता चलेगा, हमने इसको क्या करना है, इसके पीछे वाले स्लाइसेस भी देखने हैं और इसके आगे वाले स्लाइसेस। फिर हम देखेंगे कि इसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है, वो लीवर से निकलता हुआ नजर आ रहा है, या जहाँ पे दरमियान में पेंक्रियाज प्रेजेंट है, पेंक्रियाज इसके साथ एसोसिएटेड है, या गॉल ब्लैडर इसके साथ एसोसिएटेड है, या स्प्लीन वाली साइड से आ रहा है, या रीनल वाली साइड से आ रहा है। ठीक है, तो वहां से हमें, अब आपको इस जगह पे एक स्लाइस पे कभी भी पता नहीं चलेगा ये किस जगह का कार्सिनोमा है, लेकिन क्योंकि यहाँ दरमियान में पेंक्रियाज की जगह पे तो डेफिनेटली ये पेंक्रियाज का है, लेकिन आप हमेशा इसको ऊपर और नीचे वाले स्लाइसिस से रूल आउट करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, ट्यूमर होता है किसका, रीनल, किडनीज का। ठीक है, is a tumor of adrenal gland that causes excess release of epinephrine और norepinephrine। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये एड्रीनल ग्लैंड्स का आता है तो इसके साथ एसोसिएटेड किडनीज भी इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि एड्रीनल ग्लैंड का अगर कार्सिनोमा फियोक्रोमोसाइटोमा आ रहा है तो वो दोनों साइड पे हो, किसी एक साइड पे भी हो सकता है, दूसरी साइड नॉर्मल हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें राइट साइड पे मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रीनल सिस्ट, विदाउट कंट्रास्ट, विद कंट्रास्ट, किस चीज, कौन से डॉट, बेटा ये तो ऐसे ही बनाए हुए हैं। ये मल्टीपल सिस्ट आ रही हैं, किडनीज में भी प्रेजेंट हैं, लीवर में भी प्रेजेंट हैं और पेंक्रियाज में भी हैं, मल्टीपल ऑर्गन जो है वो इफेक्ट हुए हैं। पेशेंट को मल्टी सिस्टिक डिजीज है जिसकी वजह से उसके मल्टीपल ऑर्गन जो है वो इफेक्ट हुए हैं। ये नॉर्मल आपके पास प्लेन स्कैन था और ये आपके पास कंट्रास्ट के साथ है। किडनीज राइट और लेफ्ट दोनों इफेक्ट हुई हैं, लीवर में भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो पेंक्रियाज में भी आ रहा है, स्प्लीन में भी होगा डेफिनेटली यहाँ पे। ठीक है, तो ये मल्टीसिस्टिक डिजीज है पेशेंट को। कंट्रास्ट इनहेंस्ड, नॉन कंट्रास्ट इनहेंस्ड, प्लेन और आपके पास कंट्रास्ट दोनों जो स्कैन होते हैं। रीनल एब्सेस है। ठीक है, लिवर एब्सेस भी हमने अभी पीछे देखी थी। आरसीसी क्या होगा, रीनल कार्सिनोमा। ठीक है, रीनल का अगर रीनल सेल्स का कार्सिनोमा होगा तो उसको आरसीसी हम कहते हैं। ठीक है, अब वो किसी भी साइड का हो सकता है, लेफ्ट का भी हो सकता है, राइट का भी हो सकता है, या बोथ का भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दोनों किडनीज नॉर्मल है या दोनों साइड पे है, या एक किडनी इफेक्ट हुई है, कैसे, राइट वाली और लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट कौन सी है भला, ये आपको ठीक नजर आ रही है, ठीक तो दोनों नहीं है। अगर आप इनका नॉर्मल पैरेन्काइमा देखें तो ये बिल्कुल ही थिन हुआ हुआ है। ये भी हो सकता है कि पेशेंट को सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है। कैसे, अब यहाँ पे हम देखें कि उसका जो रीनल पेल्विस था वो अगर ज्यादा डायलेट हो गया, ब्रॉड हो गया, उसने जो नॉर्मल उसका पैरेन्काइमा था उसको श्रिंक कर दिया। ठीक है, अब ये एसोसिएटेड किसके साथ है, अब फिर हमने उसका जब स्कैन करके देखा, उसका हमने प्लेन और कंट्रास्ट के साथ देखा, तो वहां पे हमें ये पता चला कि इसको आरसीसी है, रीनल सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इसको किसके साथ मिला दें कि यहाँ पे ये पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस है। ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पैरेन्काइमा था वो कम हो गया। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है, आगे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है जिसकी वजह से पीछे डायलेटेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यूरिन जो कलेक्शन है वो, अब अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है या फुली ऑब्स्ट्रक्शन है तो डेफिनेटली पेशेंट को जो सिम्टम्स आने हैं वो तो आएंगे, लेकिन साथ में क्या होगा कि उसका जो पीछे किडनी है, चाहे वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, वो इफेक्ट होगी। ठीक है, ब्लैडर है,
स्मूथ कॉन्टोर है बिल्कुल, लेकिन उसके एक वॉल के साथ आपको, और ब्लैडर का जो सीए होता है वो बहुत कॉमन, मतलब आप ये कह लें कि पैथोलॉजी है जो हमें इजीली मिल जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट्स को होता है, कि मतलब ये इतनी इजी डायग्नोसिस है कि हमें इजीली मिल जाती है। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन। अगर बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर क्या होगा? बाउल जो है वो डायलेट होगी। आपको मैंने अभी कहा है कि जिस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसका जो पीछे वाला एरिया होता है वो डायलेटेशन होनी शुरू हो जाती है। जब वो डायलेट होगी, ठीक है, तो फिर जो उसका नॉर्मल हमें कंटूर होगा या उसका जो नॉर्मल डायमीटर होगा उससे वो डायलेटेड नजर आएगी। फिर हमने उस ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल को फाइंड आउट करना है, और वो हमें कहाँ पे मिलेगा? जब हम ऑरल कंट्रास्ट देंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ तक, किस लेवल तक कंट्रास्ट को पिक कर सकते हैं, और आगे जो कंट्रास्ट नहीं जा रहा वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऑरल कंट्रास्ट पेशेंट को देते हैं और उसकी लाइनिंग बनाते हैं गट की पूरी की, कि पूरी जो गट है वो हमें ट्रेस हो रही है या नहीं हो रही। लेसिनेशन में क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, उसकी वजह से क्या हुआ, इस जगह पे कोई डैमेज हुआ है। ठीक है, जब डैमेज होगा तो फिर लीवर की क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कहते हैं एक्टिव हेमरेज। अब एक्टिव हेमरेज की वजह से यहाँ पे ये आपके पास उस टाइम पे पेशेंट का जब हम स्कैन कर रहे हैं उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ये आपके पास सारे प्लानिंग इंजरी और उसके बाद आपका ये लेक्चर जो है वो खत्म हो गया। बच्चों आपको